कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अग्निवीर ने ईसा को कसकर थाम लिया था। उसके हाथ उसके सिर पर थे, जैसे वो उसे पूरी दुनिया से छुपा लेना चाहता हो। आसपास खड़े मीडिया वाले इस पल को कैमरे में कैद करने लगे। फ्लैश लाइट फिर से चमकने लगी। ये देखकर अग्निवीर का गुस्सा फिर भड़क उठा। उसने ईसा को एक हाथ से अपने पीछे किया और गुस्से से चिल्लाया, गेट आउट फ्रॉम हियर। उसकी आवाज़ में इतनी ताकत थी कि सब सन्न रह गए। अगर कल के अखबार में मेरी बीबी की एक भी तस्वीर छपी तो याद रखिए, जिस भी न्यूज़पेपर में वो छपेगी वो उस अखबार का आखिरी दिन होगा। मैं आज के बाद आप लोगों को अपने बारे में कोई भी अपडेट नहीं दूंगा। बहुत शौक है ना तुम लोगों को अग्निवीर अग्निहोत्री के नाम की टीआरपी बटोरने की। अब मैं दूंगा तुम लोगों को टीआरपी बटोरने का मौका। अग्निवीर अग्निहोत्री के बारे में आज के बाद अगर एक भी न्यूज़ अखबार में छप गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस न्यूज़ चैनल को बर्बाद करने का दम रखता हूँ मैं। तुम लोगों की वजह से मेरी वाइफ की आंखों में आंसू आए हैं, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। पूरा हाल एकदम से शांत हो गया। कुछ सेकंड बाद मीडिया वालों में खुसुर फुसुर शुरू हुई। कई लोग घबराकर माफ़ी मांगने लगे। सर, सॉरी सर, हमारी गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अग्निवीर ने किसी की तरफ नहीं देखा। उसकी पूरी दुनिया इस वक्त सिर्फ ईसा थी, जो अब भी उसके सीने से लगी कांप रही थी। उसने ईसा के कान के पास झुककर बहुत धीमी आवाज़ में कहा, तुम ठीक हो? ईसा ने हल्का सा सिर हिलाया। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन उस लालिमा के पीछे अब एक अजीब सी तसल्ली भी थी। अग्निवीर ने ईसा को अपने सीने से लगाए रखा। जब तक उसके आंसू कुछ हद तक थम नहीं गए, उसकी हथेली उसकी पीठ पर थी, सख्त नहीं बल्कि थामी हुई, जैसे गिरते हुए किसी को संभाल लिया जाता है। धीमे स्वर में उसने कहा, बस अब शांत हो जाओ। और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, यहाँ कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ईसा ने बिना कुछ बोले सिर हिला दिया। उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था। उसके तो कानों में अग्निवीर की आवाज़ गूंज रही थी, मेरी वाइफ। ये आवाज़ उसे कितना सुकून पहुंचा रही थी वो शब्दों में बता ही नहीं सकती थी। बाकी सारी बातें तो उसके जहन से निकल चुकी थी। अग्निवीर ने उसे अपने साथ पकड़कर बाहर की तरफ बढ़ाया। लोग रास्ता छोड़ते गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनके सामने फिर से कोई सवाल करे। अग्निवीर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे भीड़ से निकालकर उस ओर ले गया जहां एडवर्ड खड़ा था। एडवर्ड ने अग्निवीर को देखते ही मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया और कहा, हेलो अग्निवीर, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। अग्निवीर ने औपचारिक ढंग से हाथ मिलाया और फिर ईसा की ओर इशारा करते हुए बोला, मिस्टर एडवर्ड, ये मेरी पत्नी है, ईसा अग्निहोत्री। उसके शब्दों में साफ अधिकार और ठहराव था। एडवर्ड ने ईसा की ओर देखा, उसका हाथ थामते हुए बोला, नाइस टू मीट यू मिसेज अग्निहोत्री, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ईसा ने झिझकते हुए सिर झुका लिया, लेकिन अग्निवीर के चेहरे की रेखाएं एक पल के लिए सख्त हो गई। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि कोई और उसकी पत्नी की खूबसूरती पर यूं नजर डाले। उसने ईसा का हाथ और कसकर थाम लिया और उसे अपने और करीब कर लिया। फिर शांत लेकिन ठंडे स्वर में बोला, मिस्टर एडवर्ड, मैं जानता हूँ ये पार्टी आपके लिए बहुत खास है और मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं इन्हें घर लेकर जाना चाहता हूँ। आई होप यू डोंट माइंड। एडवर्ड ने ईसा को ध्यान से देखा। उसकी नम आंखें और थका चेहरा साफ दिख रहा था। उसने सहमति से सिर हिलाते हुए कहा, ऑफ कोर्स अग्निवीर, फैमिली कम फर्स्ट। इफ शी इज नॉट वेल यू शुड टेक हर होम। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो यू बोथ वर वेरी स्पेशल गेस्ट फॉर मी टू नाइट। अग्निवीर ने धन्यवाद में सिर झुकाया। तभी एडवर्ड बोला, बस डिनर करके जाइए, फिर आप जा सकते हैं। अग्निवीर ने एक पल ईसा की ओर देखा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। अग्निवीर ने कहा, ठीक है, जल्दी डिनर कर लेते हैं। डिनर टेबल पर माहौल औपचारिक था। ईसा चुपचाप प्लेट में रखे खाने को देख रही थी, जैसे मन कहीं और हो। अग्निवीर बीच बीच में उसकी तरफ देखता रहा और धीमे से बोला, अगर ज़्यादा थकान हो रही है तो हम अभी भी जा सकते हैं। ईसा ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, नहीं, ठीक हूँ मैं। थोड़ी ही देर में डिनर खत्म हुआ। विदा लेते समय एडवर्ड ने कहा, टेक केयर ऑफ हर अग्निवीर। अग्निवीर ने बस सिर हिलाया और ईसा को साथ लेकर बाहर आ गया। बाहर की हवा ने ईसा के भारी मन को थोड़ा हल्का किया। अग्निवीर ने कार का दरवाज़ा खोला।
इस बार उसके हाथों में शक्ति नहीं बल्कि अजीब सी सावधानी थी। गाड़ी चल पड़ी। रास्ते भर दोनों चुप रहे। शहर की रोशनियों खिड़की से अंदर आ जा रही थी। ईशा ने सिर टिकाकर आंखें बंद कर लिया। अग्निवीर ड्राइव करता रहा, लेकिन उसका मन बार बार उसी पल में लौट रहा था जब मीडिया ने ईशिया को घेरा था और वो टूट गई थी। गाड़ी शहर की रोशनियों से दूर अपने घर की ओर बढ़ रही थी और जैसे जैसे रास्ता शांत होता गया वैसे वैसे ईशा के भीतर का तूफान भी धीमा पड़ने लगा। पार्टी की चकाचौंध, मीडिया के तीखे सवाल, अपमान की जलन और दिल को चीर देने वाले शब्द सब पीछे छूटते जा रहे थे। शीशे के बाहर भागती सड़क को देखते देखते उसकी पलकों पर थकान उतर आई और कब उसकी आंखें बंद हो गई उसे खुद पता ही नहीं चला। सिर हल्का सा एक तरफ झुका और अग्निवीर की नज़र उस पर पड़ी तो उसने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी धीमी कर दी। उस पल उसे एहसास हुआ कि कितनी देर से वो अपने दांत भींचे हुए था, गुस्से और जिम्मेदारी के बोझ से। उसने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाले रखा और दूसरे हाथ से बहुत सावधानी से ईशा के सिर को अपने कंधे का सहारा दे दिया, जैसे कोई कीमती चीज टूट न जाए। इस डर से संभाल रहा हो। ईशा गहरी सांस लेकर उसके कंधे से लग गई और उसकी सांसों की गर्माहट अग्निवीर की गर्दन को छूने लगी। उस एक पल में उसका सारा क्रोध, सारा अहम, सारा भ्रम जैसे पिघलने लगा। घर पहुंचकर उसने बिना किसी आवाज़ के गाड़ी रोकी, बाहर उतरकर पहले दरवाज़ा खोला और फिर ईशा को बहुत धीरे से अपनी गोद में उठा लिया। उसका सिर उसकी छाती पर टिक गया। बाल बिखरे हुए थे, चेहरा शांत लेकिन थकान से भरा हुआ। हर कदम वो ऐसे रख रहा था जैसे जरा सी आहट से वो टूट जाएगी। कमरे में पहुंचकर उसने उसे बिस्तर पर सुलाया, कंबल ठीक से उड़ाया और कुछ पल वहीं खड़ा रहा। फिर बहुत हल्के से उसके माथे पर होठ रख दिए, जैसे कोई बिना शब्दों के माफ़ी मांग रहा हो। उसकी आवाज़ बेहद धीमी थी लेकिन दिल की गहराइयों से निकल रही थी। शायद मैं गलत था। तुम मेरी किसी दुश्मन की भेजी हुई चाल नहीं हो। तुम तो मेरी ज़िंदगी में सुकून भरने आई हो, मेरी ज़िंदगी की धड़कन बनकर आई हो। तुम्हारी आंखों से गिरते आंसू सीधे मेरे दिल पर वार करते हैं। मुझे समझ नहीं आता तुम इतनी आसानी से मेरे ऊपर असर क्यों कर जाती हो, और फिर भी ये क्यों नहीं समझ पाता कि तुम मुझसे सच क्यों छुपाती हो। क्यों कभी सामने बैठकर सब कुछ साफ साफ नहीं कहती। सबसे बड़ा दर्द अगर मुझे किसी बात का है तो बस इस बात का कि तुमने कभी अपने मुंह से पूरी सच्चाई नहीं बताई, ना अपनी ना विशु की। तुमने मुझसे हर बार झूठ बोला और यही झूठ मेरे हर कदम को रोक देता है। यही मेरे गुस्से की वजह बन जाता है। जब जब ये बात मेरे दिमाग में घूमती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा था, मेरा आपा और भी छूट जाता है। मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता और तुम्हें हर्ट कर बैठता हूँ, जो कहीं ना कहीं मुझे भी अंदर ही अंदर तोड़ देता है। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन ये सवाल हर बार सामने आकर खड़ा होता है कि आखिर क्यों क्यों तुमने मुझसे हर बार झूठ बोला, क्यों आज तक सच नहीं कहा। कहते कहते उसकी आंखें भी नम हो गई। उसने झुककर ईशा की बंद पलकों को चूमा, फिर उसके माथे पर एक और चुम्बन रखा और फिर बाथरूम में जाकर कपड़े बदल आए। लौट कर बिस्तर के दूसरी तरफ लेट गया, करवट लेकर बस उसे देखता रहा। उस चेहरे में उसे मासूमियत भी दिखी और दर्द भी, जैसे वर्षों की थकान एक ही चेहरे में समा गई हो। उसे लगा जैसे ये लड़की हंसते हंसते भी बहुत कुछ सह गई है। उसके दिल में सवाल उठने लगे थे कि आखिर किस हालात में इसे मंडप तक पहुंचा दिया था, किस मजबूरी ने इसे झूठ बोलने पर मजबूर किया। और तभी उसके दिमाग में एक नाम कौंध गया, विशु। हाँ विशु, वही शायद इन सारे सवालों का जवाब है। वही बता सकता है कि उस दिन मंडप में बैठने की वजह क्या थी, विशु के बारे में झूठ बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी इसे। इस ख्याल के आते ही उसके चेहरे पर थोड़ी राहत उतर आई, जैसे अंधेरे में कहीं एक छोटी सी रोशनी दिख गई हो। उसने मन ही मन तय कर लिया कि कल वो विशु से अकेले में बात करेगा, उससे सच जानने की कोशिश करेगा। तभी अचानक ईशा नींद में ही हल्की सी कड़वाहट के साथ उसकी तरफ मुड़ी और उसके हाथ अपने आप अग्निवीर की छाती पर आ टिका। वो बिना सोचे उसे और करीब खींच लेता है, उसका सिर उसकी बाहों में समा जाता है। उस पल उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आंखें अपने आप बंद हो जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे बरसों के बाद किसी जन्नत में सुकून मिला हो। वो उसे अपने आगोश में भरकर सोचता है,
शायद तुम ही मेरे लिए बनाई गई थी। तुम धीरे धीरे मेरे दिल में उतरती जा रही हो। मैं चाहकर भी तुम्हें खुद से दूर नहीं कर पा रहा हूँ। और इसी ख्याल के साथ वो रात की गहराइयों में खो जाता है, जहाँ पहली बार उसका गुस्सा नहीं बल्कि सिर्फ एहसास जाग रहा होता है। सुबह की हल्की सी नीली रोशनी पर्दों के बीच से कमरे में उतर रही थी और घड़ी की सुइयां ठीक 5 पर ठहरी थी जब ईसा की नींद धीरे धीरे खुली। पलकों पर अभी भी रात के सुकून का बोझ था। उसने करवट बदलनी चाही तो अचानक उसे अपने चारों ओर किसी मजबूत सी पकड़ का एहसास हुआ। वो एक पल को ठिठक गई, फिर जैसे ही उसने आंखें पूरी तरह खोली, उसे खुद को अग्निवीर की बाहों में सिमटा हुआ पाकर सांस थम सी गई। उसका सिर उसकी छाती पर था और अग्निवीर गहरी नींद में था। चेहरा बिल्कुल शांत, भौहों पर कोई सिकन नहीं, जैसे सारी दुनिया की जिम्मेदारियां और गुस्सा सब कुछ सोने में कहीं खो गया हो। ईसा ने बहुत डरते डरते अपनी नजरें ऊपर उठाई और उसके चेहरे को देखा। पहली बार उसने उसे इतने करीब, इतने सुकून से सोते हुए देखा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी जिसे देखकर ईसा के होठ भी अपने आप मुस्कुरा गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बहुत धीमे से, जैसे कोई सपना ना टूट जाए, अपनी उंगलियां उसके गालों पर फेर दी। वो स्पर्श इतना मासूम था कि उसमें कोई हिम्मत नहीं थी, बस एक एहसास था, एक अपनापन। उसी पल ईसा के लबों पर एक भीगी सी मुस्कान आ गई और वो खुद को रोक नहीं पाई। बहुत हल्के से आगे झुककर उसने उसके माथे को चूम लिया। जैसे ही उसके होठ उसके माथे से हटे, अग्निवीर की भौहें हल्की सी हिली, उसकी सांसों में एक बदलाव आया। ईसा घबरा गई, उसका दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। उसने झट से खुद को थोड़ा पीछे किया। अग्निवीर की आंखें अब भी बंद थी, लेकिन वो पूरी तरह जाग चुका था। वो सब सुन रहा था, सब महसूस कर रहा था, लेकिन अपनी आंखें नहीं खोली। और ईसा अपने मन की उलझनों में डूबी खुद से ही बातें करने लगी। उसकी आवाज़ कांप रही थी। क्या मेरी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है कि रोज़ ऐसी सुबह हो आपकी बाहों में? नहीं नहीं, मैं ये क्या सोच रही हूँ। अगर आपने मुझे यहाँ देख लिया तो कितना नाराज़ हो जाएंगे आप। आपको तो सुबह सुबह मेरा चेहरा देखना भी पसंद नहीं। मैं नींद में आपके आगोश में कैसे आ गई मुझे तो याद भी नहीं। मैं तो शायद गाड़ी में ही सो गई थी। तो क्या आपने मुझे उठाकर यहाँ लाया? आप गुस्सा नहीं हुए मुझ पर? मैंने आपकी गाड़ी में सोने की हिम्मत कैसे कर ली? आपने मुझे झकझोर कर नहीं उठाया? क्या आपने मुझे गोद में उठाया होगा? नहीं नहीं, अग्नि ऐसा क्यों करेंगे? वो तो मुझसे नफरत करते हैं। फिर उसके दिमाग में अचानक कल रात की पार्टी, मीडिया, अग्निवीर के शब्द, उसकी दहाड़ सब घूम गया। तो क्या आपने सच में सबके सामने कहा था कि मैं आपकी बीवी हूँ? क्या आप सच में ऐसा महसूस करते हैं? आपको पता है, जब आपने कहा था कि आप लोगों की वजह से मेरी वाइफ की आंखों में आंसू आए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये शब्द मेरे लिए कितने अनमोल थे मैं जानती हूँ। पहली और आखिरी बार सुना था आपके मुंह से, मेरी वाइफ। मुझे जन्नत सी मिल गई थी अग्नि। अगर वहीं खड़े खड़े मेरी जान भी निकल जाती ना तो मुझे कोई गम नहीं होता। ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। अग्निवीर ने अपने जबड़े कस लिए। ईसा की बात सुनकर उठते हुए अपने दर्द को अपने सीने में छुपा लिया था। मैं भी जानती हूँ, और आप खुद कहते हैं कि हमारी शादी धोखे से हुई है, मजबूरी से हुई है। फिर मैं आपकी बीबी कैसे हो सकती हूँ? इतने सारे सवाल उसके दिल और दिमाग में एक साथ उमड़ने लगे थे और अग्निवीर आंखें बंद किए हुए हर सवाल को सुन रहा था। हर शब्द उसके सीने में सुई की तरह चुभ रहा था। उसे एक अजीब सी तड़प महसूस हो रही थी। ईसा ने फिर धीरे से कहा, मुझे उठ जाना चाहिए। अगर आपकी नींद खुल गई तो आपका मूड खराब हो जाएगा मेरा चेहरा देखकर। आप और नाराज हो जाएंगे। मैं जल्दी आपसे माफ़ी मांगकर आपकी ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। आपके होठों की ये मुस्कान मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं नहीं चाहती आपकी आंखों में कभी तकलीफ आए। सच में मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं। बस एक मजबूरी ने मुझे इस बंधन में बांध दिया। मैं क्या करूं? आप बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत हैंडसम हैं। आप ऐसे इंसान हैं जिन्हें अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा चाहिए जो आपको खुश रखे, जो आपको प्यार दे, जिसे देखकर आपके दिल में सुकून आए, जो आपकी रूह को छू ले। मैं तो किसी लायक नहीं हूँ। मैं तो एक नौकरानी की बेटी हूँ। मैं कहाँ आपकी दुनिया के काबिल हूँ।
मैं तो मनहूस हूँ, जिसकी ज़िंदगी में भी शामिल होती हूँ सिर्फ तकलीफ ही देती हूँ। पहले बाबा चले गए, फिर माँ भी छोड़कर चली गई, और अब आपकी ज़िंदगी में आकर मैंने आपका नाम, आपका रुतबा सब मिट्टी में मिला दिया। मैं आपसे दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर, विशु को लेकर भी। आप खुश रहिए, आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ रहें। मैं जहाँ भी रहूंगी महादेव से यही प्रार्थना करूंगी। ये कहते हुए उसने फिर एक बार उसके माथे को चूम लिया। अग्निवीर का दिल जैसे फट जाएगा, उसकी सांसें भारी हो गई। वो तड़प उठा, मन कर रहा था आंखें खोल कर ईसा को अपनी बाहों में भर ले, उसके आंसू पोंछ दे, उसके चेहरे को चूम ले और कह दे कि वो गलत थी। वो उसे तकलीफ नहीं देना चाहता, कि वो उसके बिना अधूरा महसूस कर रहा है। लेकिन उसने खुद को रोके रखा, अपनी भावनाओं को लोहे की तरह जकड़े रखा। ईसा ने बहुत सावधानी से उसके हाथ को अपनी कमर से हटाया। धीरे धीरे बिस्तर से उठी जैसे कोई अपराध कर रही हो, और दबे पांव कमरे से निकलकर वॉशरूम की ओर चली गई। अलमारी से अपने कपड़े निकाले, दरवाज़ा बंद हुआ और उसी पल अग्निवीर ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, पलकें गीली थी। उसने छत की ओर देखा और खुद से बुदबुदाया, क्या हो गया है तुझे अग्निवीर? तू खुद को इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन कहता है। कितने सारे अवार्ड तेरे नाम है। दुश्मनों की हर चाल पल भर में समझ लेने का दम भरता है तू। और एक लड़की की मासूमियत तुझे दिखाई नहीं दी? एक मासूम बच्चे की सच्चाई तुझे समझ नहीं आई? तूने उसे इतना दर्द दे दिया, कैसी शर्म की बात है। तू कहता है कि तू नंबर 1 है, और एक मजबूर लड़की को तूने किसी साजिश का हिस्सा समझ लिया। तुझे सच में लगता था कि वो किसी चाल के तहत मंडप में बैठी होगी। आज तुझे खुद पर शर्म आनी चाहिए अग्निवीर अग्निहोत्री। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, तकिए में भीग गए, और वो पहली बार खुद से हार मान रहा था। पहली बार ये स्वीकार कर रहा था कि शायद असली गलती उसकी अपनी थी। तभी बाथरूम का दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलने की हल्की सी आवाज़ हुई, और अग्निवीर ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे अभी भी गहरी नींद में हो। ईसा के कमरे में कदम रखते ही उसकी मौजूदगी की हवा तक वो पहचान सकता था। दिल की धड़कन एक पल को तेज हो गई, लेकिन चेहरे पर उसने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। अगले ही पल वो जानबूझकर अंगड़ाई लेते हुए करवट बदलकर उठा और बैठ गया, जैसे अभी अभी नींद खुली हो। ईसा ठिठक गई, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अग्निवीर ने आंखें आधी खोली और बेड से नीचे पैर रखते हुए अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसकी आवाज़ में हमेशा की तरह ठहराव था, लेकिन आज उसमें एक अजीब सा अपनापन छुपा था। उसने बिना पीछे देखे कहा, ईसा मेरे कपड़े निकाल देना, मैं बाथरूम से जिम जाऊंगा फ्रेश होकर, फिर वहीं से नीचे आ जाऊंगा। ये कहते हुए वो सीधे वॉशरूम में चला गया। दरवाज़ा बंद होते ही ईसा जैसे पत्थर की तरह वहीं जम गई। उसने सही सुना था, या उसे वहम हुआ था? आज पहली बार अग्निवीर ने उसका नाम लिया था, वो भी ऐसे, बिना किसी तंज, बिना किसी कठोरता के, बिल्कुल साधारण। लेकिन उसी साधारणपन में उसका दिल कहीं गहरे तक हिल गया था। उसके कानों में वही एक शब्द गूंज रहा था, ईसा। वो होश में आई तो जल्दी जल्दी अलमारी खोलकर उसके कपड़े निकालने लगी। हाथ कांप रहे थे, मन अजीब सी उथल पुथल में था। दूसरी तरफ बाथरूम में खड़ा अग्निवीर आईने के सामने अपने चेहरे को देख रहा था। पानी की ठंडी बौछार के बीच उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, अपनी दुनिया से, अपनी ज़िंदगी से। तुम चाहे जो भी सोचो, चाहे जितना खुद को दूर करने की कोशिश करो, मैं आज सब जान कर रहूँगा। तुम्हारा झूठ, तुम्हारा डर, तुम्हारा मंडप में होना, सब कुछ मुझे विशु से जानना होगा। अगर वो भी कुछ छुपाएगा तो मैं किसी भी हद तक जाकर सच निकालूंगा, लेकिन सच जानकर भी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कभी नहीं। ये सोचते हुए उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली, जैसे खुद को संभाल रहा हो। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आया। टी शर्ट पहनते हुए उसकी नज़र अनजाने में ईसा पर चली गई। वो सिर झुकाए खड़ी थी, उसकी उंगलियां दुपट्टे को मरोड़ रही थी। अग्निवीर ने कुछ नहीं कहा, बस जिमेरिया की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया, कपड़े निकाले, सावर लिया और कपड़े पहनकर नीचे की ओर जाने लगा। आज वो सीधे दादी माँ के पास नहीं रुका, बल्कि डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया और शांत स्वर में बोला, ईसा ब्रेकफास्ट में क्या बना है? ईसा के लिए ये दूसरा झटका था। उसने जल्दी से कहा, मैं अभी लाती हूँ। उसने दादी माँ से पूछकर जो स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया था प्लेट में सजाकर उसके सामने रख दिया, और हमेशा की तरह एक तरफ खड़ी हो गई। अग्निवीर ने प्लेट की तरफ देखा और उसकी ओर।
और पहली बार कहा, तुम भी बैठ जाओ ईसा, ब्रेकफास्ट कर लो। मुझे विशु को लेकर बाहर जाना है, ऑफिस से दोपहर में लौटूंगा, फिर उसे लेकर शॉपिंग करानी है। ईसा उसकी बात सुनते हुए उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में हल्की सी उम्मीद चमकी, क्या वो भी इस परिवार का हिस्सा बनती जा रही है। लेकिन अग्निवीर ने आगे कुछ नहीं कहा। वो चुप रहा और प्लेट की तरफ देखने लगा। ईसा का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। उसे लगा शायद कल पार्टी में जो बदला बदला सा व्यवहार था वो बस एक पल का था। उसने खुद को संभाला और धीमे से बोली, आप नाश्ता कर लीजिए, मैं अभी विशु को जगा कर उसके साथ नाश्ता कर लूँगी। ये कहकर वो किचन की तरफ बढ़ने लगी। अग्निवीर की तिरछी नज़र उस पर पड़ी। वो उसकी चाल, उसके झुके हुए कंधे, उसकी टूटी हुई उम्मीद सब समझ रहा था। लेकिन उसके लिए आज उससे भी ज़रूरी था सच्चाई जानना। देर होने से पहले वो उठा, दादी माँ के पास आया, उनके पैर छुए। दादी माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया। उनकी आंखें अग्निवीर और ईसा के बीच के बदलते रिश्ते को देख रही थीं। उन्होंने हल्के से कहा, ईसा को शॉपिंग पर क्यों नहीं ले जा रहा? उसे भी ले जा, सारा दिन घर में ही रहती है, उसका भी मन बदल जाएगा। अग्निवीर ने शांत स्वर में जवाब दिया, ले जाऊंगा दादी माँ, उसे भी ले जाऊंगा, बस आज विशु से कुछ काम है, इसलिए पहले उसे ले जाना चाहता हूँ। आप तो मुझे समझेंगी ना? दादी माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं तुझे समझती हूँ मेरा बच्चा, बस तुझे खुश देखना चाहती हूँ। तू ही तो मेरे जीने का आधार है। और वो लड़की बहुत मासूम है। एक गलती को दिल से निकाल दे अग्नि, उसे अपनी ज़िंदगी में जगह दे। कान्हा जी ने उसे तेरे लिए चुना है, तू बहुत खुश रहेगा उसके साथ। अग्निवीर की आंखें भर आई। उसने बस इतना कहा, कोशिश कर रहा हूँ दादी माँ सब कुछ सही करने की। जैसे ही सब ठीक होगा सबसे पहले आपको बताऊंगा। लव यू दादी माँ। दादी माँ मुस्कुराई और बोली, लव यू टू मेरा बच्चा। कहकर उन्होंने उसके गाल को चूम लिया। अग्निवीर उनके गले लग गया। उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। फिर वो ऑफिस के लिए निकल गया। पीछे छूट गई एक लड़की जो समझ नहीं पा रही थी कि ये बदलाव सच है या बस एक भ्रम। और आगे बढ़ गया एक आदमी जो आज पहली बार सच के सामने खड़ा होने का फैसला कर चुका था। ऑफिस में कदम रखते ही आज अग्निवीर का अंदाज बिल्कुल बदला हुआ था। जहां आम तौर पर उसकी चाल में सख्ती और चेहरे पर स्थिर गंभीरता रहती थी, आज वहां एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे दिल की किसी कोने में कोई उलझन सुलझने लगी हो। रिसेप्शन से लेकर कैबिन तक जाते हुए उसने कई कर्मचारियों की तरफ देखा, सिर हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया, किसी के चेहरे पर दो पल रुककर मुस्कुराया भी। यह बदलाव हर किसी को साफ नजर आ रहा था। जॉन फाइलें लेकर केबिन में आया तो अग्निवीर ने पहली बार उसे बैठने का इशारा किया और कहा, गुड मॉर्निंग जॉन। उसकी आवाज़ में आज वो कठोरता नहीं थी। जॉन एक पल को चौंका, फिर मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग सर। अग्निवीर ने फाइल पलटते हुए कहा, आज दोपहर तक जितनी भी मीटिंग्स है सब कर लो, उसके बाद मुझे 2 घंटे का ब्रेक चाहिए और फिर शाम की सारी मीटिंग्स फिक्स कर देना। जॉन ने नोट करते हुए बताया, सर लंदन के जो मिस्टर एडवर्ड आए हैं वो आज शाम ही वापस जाना चाहते हैं। जाने से पहले आपसे एक मीटिंग करना चाहते हैं। अग्निवीर ने घड़ी देखी और बोला, ठीक है, 11 बजे वाली मीटिंग शिफ्ट कर दो 10 बजे। एडवर्ड के साथ मीटिंग रखो। ठीक 10 बजे एडवर्ड केबिन में आया, हाथ मिलाते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मिस्टर अग्निवीर। अग्निवीर ने औपचारिक मुस्कान के साथ जवाब दिया। एडवर्ड ने प्रोजेक्ट के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि आपके साथ काम करना शानदार अनुभव रहा। अग्निवीर ने शांत स्वर में कहा कि प्रोजेक्ट आपसी भरोसे से आगे बढ़ते हैं। बातचीत के बीच एडवर्ड ने मुस्कुराते हुए ईसा की तारीफ कर दी कि आपकी वाइफ बहुत खूबसूरत है। इतना सुनते ही अग्निवीर का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया और उसने कड़क अंदाज में कहा, मिस्टर एडवर्ड, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी पत्नी की बार बार कोई तारीफ करे। उसकी तारीफ करने का हक सिर्फ मेरा है और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कितनी अच्छी और कितनी खूबसूरत है। एडवर्ड असहज होकर सॉरी बोलता है और मीटिंग बिजनेस पर लौट आती है। मीटिंग खत्म होने के बाद अग्निवीर ने सीनियर मैनेजमेंट को बुलाकर कहा कि इस डील में पूरी टीम का योगदान है, इसलिए सबको 1 महीने का बोनस मिलेगा। ऑफिस में खुशी की लहर दौड़ जाती है और लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि यह सर का मूड कितना अच्छा है। अकेले होते ही अग्निवीर कुर्सी पर पीछे सिर टिकाकर आंखें बंद कर लेता है। बाहर से ये एक सफल बिजनेसमैन की शांति लगती है,
लेकिन अंदर उसके मन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि ईसा बेगुनाह है, बस उससे झूठ क्यों बोला ये जानना बाकी है। और वही सवाल आज उसे विशु के पास ले जाने वाला था। 12 बजते ही वो ऑफिस से निकलता है और कार में बैठते ही ईसा को फ़ोन करता है और कहता है, विशु को तैयार कर देना, मैं उसे लेकर बाहर जा रहा हूँ। फ़ोन रखते ही ईसा गहरी सांस लेती है और विशु के कमरे में जाती है। मुस्कुराते हुए कहती है, आज तुम्हें तुम्हारे सुपर हीरो बाहर लेकर जा रहे हैं शॉपिंग के लिए विशु। विशु खुशी से उछल पड़ता है और तुरंत पूछता है, दीदी सुपर हीरो जा रहे हैं तो आप भी चलोगे ना। ईसा एक पल को रुक जाती है और फिर हल्की मुस्कान के साथ बाल टाल देती है। हाँ देखेंगे। वो विशु को तैयार करती है लेकिन उसके चेहरे की मायूसी विशु से छुप नहीं पाती। विशु बार बार पूछता है, दीदी आपका चेहरा इतना उदास क्यों है, तो वो सिर दर्द का बहाना कर देती है। बाहर गेट पर कार का हॉर्न बजता है। विशु खुशी खुशी बाहर दौड़ता है लेकिन ईसा उसके साथ नहीं जाती। वो बालकनी में खड़ी होकर नीचे खड़ी कार और ड्राइवर सीट पर बैठे अग्निवीर को देखती है। उसके मन में हल्की नाराज़गी भी होती है कि वो उसे शॉपिंग पर नहीं ले जा रहा, लेकिन उसी पल वो खुद को याद दिलाती है कि किस हक से। आज रात तो उसे उससे बात करके इस घर को हमेशा के लिए विशु के साथ चले जाना है। जैसे ही अग्निवीर की नज़र बालकनी में खड़ी ईसा पर पड़ती है, उसके दिल को अजीब सी राहत मिलती है और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान फैल जाती है। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही विशु कार में बैठ चुका था और गाड़ी आगे बढ़ जाती है। ऊपर बालकनी में खड़ी ईसा देर तक गाड़ी को जाते हुए देखती रहती है, फिर भारी मन से कमरे में आकर बेड पर बैठ जाती है। दिल में दर्द भी है और कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी कि शायद आज सब कुछ बदल जाए। गाड़ी शहर की सड़कों पर बढ़ रही थी और अंदर बैठा विशु खिड़की से बाहर भागती हुई इमारतें और लोगों को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसके लिए ये सब किसी सपने जैसा था। अग्निवीर ने स्टीयरिंग पर हाथ रखते हुए सहज आवाज में पूछा, अच्छा विशु, तुम्हें पढ़ना पसंद है या खेलना। विशु ने तुरंत जवाब दिया, पढ़ना अच्छा लगता है सुपर हीरो, दीदी कहती है पढ़ोगे तो बहुत आगे जाओगे। अग्निवीर के होठों पर हल्की मुस्कान आई और उसने पूछा, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। विशु ने थोड़ा सोच कर कहा, मैथ और साइंस, मुझे नंबरों से डर नहीं लगता और साइंस में नई नई बातें होती हैं। अग्निवीर को हैरानी हुई कि इतनी छोटी उम्र में बच्चे की सोच कितनी साफ है। उसने आगे पूछा, खाने में तुम्हें क्या पसंद है। विशु थोड़ा झिझका, फिर बोला, दीदी जो बना दे वही अच्छा लगता है, वैसे मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है और कभी कभी चाउमीन भी। अग्निवीर ने हंसते हुए कहा, अच्छा है। फिर थोड़ी देर चुप रहकर उसने पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन था। ये सवाल सुनते ही विशु की आंखों की चमक थोड़ी फीकी पड़ गई। उसने खिड़की से नज़रें हटाकर सामने देखा और बहुत ही शांत लेकिन भारी आवाज़ में बोला, बाबा हमें बचपन में ही छोड़कर चले गए, ऐसा दीदी बोलती है। मुझे तो ठीक से याद भी नहीं है उनका चेहरा। माँ ही सब कुछ थी, लेकिन 2 साल पहले वो भी चली गईं। उसके बाद बस दीदी और मैं ही एक दूसरे की दुनिया थी। ये कहते हुए उसकी आवाज़ में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक सच्चाई थी जिसे वो बहुत पहले स्वीकार कर चुका था। अग्निवीर का दिल कस सा गया। उसने गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम कर दी और बोला, दीदी तुम्हारा बहुत ध्यान रखती होगी ना। विशु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। दीदी मेरे लिए सब कुछ थी सुपर हीरो, मेरे सारे शौक पूरे करती है, लेकिन अपने लिए कभी कुछ नहीं करती थी। मैं अगर किताब मांगता था तो वो 2 दिन काम ज़्यादा कर लेती थी, अगर मैं बीमार होता था तो सारी रात जागती थी। अग्निवीर ने उसकी तरफ देखा तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये बातें कोई 10 साल का बच्चा कह रहा है। उसने पूछा, तुम्हारी काव्या दीदी कैसी थी। विशु की आंखों में एक अलग चमक आ गई। काव्या दीदी बहुत अच्छी थी, दीदी की सबसे अच्छी दोस्त। वो दीदी को बहुत प्यार करती थी। उनके मम्मी पापा भी दीदी को अपनी बेटी जैसा मानते थे। दीदी उनके घर में काम करती थी, जो पैसे मिलते थे उसी से हमारा घर चलता था। लेकिन दीदी किसी का एहसान नहीं लेना चाहती थी। वो हमेशा कहती थी कि मेहनत की रोटी में ही सुकून होता है। अग्निवीर का दिल हर शब्द के साथ और भारी होता जा रहा था। उसे अपनी सारी गलतफहमियां एक एक करके चुभने लगी थी। बातों बातों में गाड़ी माल के सामने रुक गई। विशु की आंखें चमक उठी। वो पहली बार इतनी बड़ी और चमकदार जगह देख रहा था। पहली बार नहीं, दूसरी बार। पहली बार भी वो अपने सुपर हीरो के साथ ही आया था। अग्निवीर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो आज तुम्हारे लिए कुछ और शॉपिंग करते हैं।
अंदर जाते ही विशु हर चीज़ को हैरानी से देखने लगा। अग्निवीर ने उसके लिए कपड़े चुने, जूते दिलवाए, एक छोटा सा बैग भी लिया। विशु हर चीज़ पर पहले दीदी का नाम लेता। दीदी को ये पसंद आएगा ना? अग्निवीर को ये बात दिल के अंदर तक छू गई। थोड़ी देर बाद उसने कहा, चलो अब तुम्हारा फेवरेट लंच करते हैं, बताओ क्या क्या पसंद है? विशु ने झिझकते हुए कहा, आइसक्रीम और शायद बर्गर। उसके लिए इससे ज़्यादा नाम जानना ही बड़ी बात थी। अग्निवीर उसे एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले गया। मेन्यू सामने आया तो विशु घबरा गया इतने सारे नाम देखकर। अग्निवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत, आज मैं ऑर्डर करूंगा, तुम बस टेस्ट करना और जो अच्छा लगे उसका नाम लिख देना। उसने इस तरह के खाने ऑर्डर किए। विशु हर चीज़ को छोटे छोटे कौर में चखता और हैरानी से बोलता, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। उसकी मासूम खुशी देखकर अग्निवीर के अंदर कुछ पिघलने लगा। खाना खाते हुए उसने सहज अंदाज में पूछा, अच्छा विशु, एक बात बताओ, मेरी शादी तो काव्या दीदी से होने वाली थी, फिर तुम्हारी दीदी मंडप में कैसे बैठी? ये सुनते ही विशु के हाथ में पकड़ा चम्मच हवा में ही रुक गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया और वो एकटक अग्निवीर को देखने लगा। अग्निवीर ने उसके चेहरे को गौर से देखा। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि इतने छोटे से दिल और दिमाग में इस सवाल ने क्या हलचल मचा दी है। विशु की आंखों में डर, उलझन और कुछ ना कह पाने की बेबसी साफ झलक रही थी। थोड़ा लेट से ही सही, लेकिन मैंने आप लोगों से किया कल का वादा आज पूरा किया। उम्मीद करती हूँ इस पार्ट को आप लोग भर भर कर लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देंगे। कल का पार्ट अगर आप लोग जल्दी देखना चाहते हैं तो कल का टारगेट ज़रूर पूरा कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।